जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक है सीडीपी से लर्निंग का। कौन सा चैप्टर है? लर्निंग का। एक बहुत ही वाइड चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं हमारे सीडीपी के, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। कौन कौन से? डीएसएसबी हो या फिर एचटेट हो, सीटेट हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टॉपिक है लर्निंग। तो पहले हम देखते हैं लर्निंग का नेचर, कि अधिगम का स्वभाव कैसा होता है। अगर लर्निंग और अधिगम ना बोल के मैं बार बार सीखना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपके लिए जो एग्जाम्पल्स होंगे तो कोई भी प्लीज़ बुरा ना माने, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग का स्वभाव कैसा होता है। अधिगम एक व्यापक शब्द है, एक्सटेंसिव। इसको जो है इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जो व्यक्ति के जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। इनबोर्न रिस्पॉन्सेज जो होते हैं, मतलब लर्निंग कब से शुरू हो जाती है? जब आदमी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी से क्या शुरू हो जाती है? लर्निंग शुरू हो जाती है। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाता है। जैसी इसकी सर्कमस्टांसेस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो अपना उसका बिहेवियर होता है, तो उसी में जो है वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है। हम जो है जैसी जगह पर हम जन्म लेते हैं, जैसे परिवार में हमारा जन्म होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। क्योंकि जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो ज़्यादातर किस पर डिपेंड करती है? मानसिक स्थिति पर हमारे जो है डिपेंड करती है, हमारे मन से, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मनुष्य का व्यवहार उसके अनुभवों, एक्सपीरियंसेस के आधार पर परिवर्तित और परिष्कृत, मतलब रिफाइंड होता रहता है। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? एक तरह से छानना। क्या होता है? छानना। या फिर जैसे आप फिल्टर लगाते हैं ना फ़ोटो खींचते टाइम, या जैसे आप सेल्फी लेते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें फ़िल्टर लगाते हैं, तो रिफाइंड क्या होता है? फ़िल्टर करना। व्यक्ति जन्मजात प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है, लेकिन अनुभवों के आधार पर उसमें मॉडिफिकेशन होता है। प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही व्यवहार करता है। जैसी हमारी सिचुएशन होती है, जैसे हमारे साथ रिएक्शंस होते हैं, कोई हमारे साथ भी जैसा हमारे साथ बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? हमारा व्यवहार हो जाता है। लेकिन हम सीखते कैसे हैं? अनुभवों के आधार पर जो है उसमें हमारे जो व्यवहार में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, पहले क्या करता है? दूध पीता है। छोटा बच्चा पहले दूध पीना सीखता है, लेकिन 6 महीने तक आते आते क्या करता है? खाना पीना सीखना शुरू कर देता है। जैसे बिस्किट वगैरह या दूध में जैसे दलिया वगैरह हम बनाते हैं ना छोटे बच्चे के लिए, दाल देते हैं, तो छोटा बच्चा जो है वो खाना सीखता है। और फिर जैसे दूध से मॉडिफिकेशन किस में आ जाता है? खाने पीने से आ जाता है। पीने का मॉडिफिकेशन किस में आता है? खाने पीने से आता है। इसकी के फीचर्स क्या हैं? की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक क्या करता है? सीखता रहता है। बुढ़ापे तक सीखता रहता है। ऐसे है। यह अनुभवों के आधार पर होता है। जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, लर्निंग हमारी होती रहती है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। पेपर में पूछा जाता है, पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं हमारे, क्या होता है कि लर्निंग को उसमें जो है एक ऑप्शन में देगा लर्निंग व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या कर देगा कि लर्निंग या अधिगम जो वो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। तो सही आंसर क्या होगा? अधिगम जो है, लर्निंग हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। क्या समझे जो अब तक हमने पढ़ा कि व्यक्ति जो है जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, जन्म से लेकर, और उसका जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? व्यवहार करता जाता है। लेकिन अनुभव और अभ्यास के माध्यम से वह नए व्यवहार और ज्ञान को विकसित करता है। जैसे जैसे हमारा अनुभव, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल ऐसे बनाना सीखते हैं, लेकिन
जैसे ही हम फर्स्ट सेकंड क्लास में आते हैं तो हम कैट रैट मैट तो इस तरह से जो है लिखना सीखते हैं। तो ए और बी से जो हमारे अंदर अभ्यास के द्वारा क्या आया, हमने अक्षरों को बनाना सीखा, हमने जो है लेटर्स को, शब्दों को, वर्ड्स को बनाना सीखा। ये क्या हो गया, हमारा अभ्यास हो गया। अभ्यास से ही जो है ये सारी चीज़ें हमें आती हैं। मनुष्य का व्यवहार उसके अनुभवों से आकार लेता है। मनुष्य का व्यवहार उसके अनुभवों से आकार लेता है, मतलब मनुष्य का बिहेवियर जो है, बिहेवियर वो किससे आकार लेता है, उसके एक्सपीरियंस से। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो उसका व्यवहार भी जो है ज़्यादा बेटर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हैं लर्निंग के फीचर्स, क्या क्या है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। कैसे है यूनिवर्सल, देखिए। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी स्थानों, समय और जीवित प्राणियों में होती है। अधिगम लर्निंग कहाँ कहाँ होती है, जो सभी स्थानों पे होती है, हर समय होती रहती है और जीवित प्राणियों में होती रहती है। मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि क्या है कि कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहता है, मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलता रहता है, हम हर रोज़ नई नई बातें सीखते रहते हैं। लर्निंग क्या है, चेंज है। लर्निंग क्या होता है, हमारा जो शुरू में बिहेवियर होता है जब हम बच्चे होते हैं, उससे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, लर्निंग चेंज होता जाता है। अधिगम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बिहेवियर में परिवर्तन लाता है। जब बच्चा सीखता है तो उसका व्यवहार नए अनुभवों के अनुसार बदलता है। जैसे अगर बच्चे को ढंग से खाना नहीं आता, हाथ से गिराता है खाते टाइम, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने पर, 6-7 साल का होने पर बच्चा जो है संभलना सीख जाता है, वो अच्छे से खाना सीख जाता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। जब बच्चा खाना शुरू कर देता है तो क्या होता है कि उसको ढंग से खाना आ जाता है, तो वो ये परिवर्तन क्या हो जाता है, उसका स्थायी हो जाता है। लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट है। लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट है। अधिगम से बच्चे के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का मानसिक और सामाजिक विकास होता है। बच्चे की मेंटलिटी बनती है, ठीक है, और समाज के जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन में आता है, जैसे जैसे उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, उस क्या होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। लर्निंग क्या है, एक पर्पसिव है। कैसे, मतलब लर्निंग का क्या है, एक पर्पस है। लर्निंग का एक उद्देश्य होना ज़रूरी है। अब जैसे हम बच्चे को फर्स्ट नर्सरी केजी में जो है एडमिशन करवाते हैं, तो हमारा पर्पस ये थोड़ी होता है कि बस भेज दिया स्कूल और छुट्टी ख़त्म, नहीं। हमारा पर्पस क्या है, वो सीखे, पढ़े, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो और एक दिन जाकर जो है वो किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करे, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करे और एक अच्छी सी जॉब ले। तो लर्निंग क्या होती है, हमेशा ही उसका एक पर्पस होता है। बच्चे का स्कूल भेजना क्या है, हमारा एक पर्पस है। प्रयोजन अधिगम को दिशा देता है और प्रतिक्रिया को निर्देशित करता है। प्रयोजन अधिगम को दिशा देता है। प्रयोजन मतलब हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पस है, वो अधिगम को एक डायरेक्शन देता है, लर्निंग को एक डायरेक्शन देता है। अगर हमारा जो है लर्निंग का, अभी जैसे हम इस स्टेज पे हैं, हम सीटेट एस्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आपको पेपर क्लियर करने की जो है एक डायरेक्शन मिल जाती है, तो आप अपने जो प्रतिक्रिया होते हैं, जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं, पढ़ने की तैयारी, पढ़ने की लगन, क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, ये रीडायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, निरंतर भी है। हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यूस है। जैसे अधिगम किसी उम्र या काल तक सीमित नहीं होता। इंसान जो है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, लॉन्ग लाइफ चलता रहता है। बचपन में हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं जब 3-4 साल के हो जाते हैं, 3 से मतलब 18-20 साल तक क्या करते हैं,
दौड़ना, प्रैक्टिस करना, खेल कूद सब सीख जाते हैं। कोई बच्चा खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है 6-7 साल की उम्र में, तो उस पर जो है रनिंग पर उसके जो उसका कंसंट्रेशन होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, और उसको जो है 15 साल की एज तक उसको एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया जाता है। तो क्या करता है, ये जीवन भर चलता है, बाद में जाके वो रिटायरमेंट ले लेता है। तो यहाँ बचपन में उसका क्या होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। जब वो सीख जाता है तो उसका अलग एक्सपीरियंस होता है, और जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसका अलग एक्सपीरियंस होता है। उसके काम उसके रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जीवन भर चलते रहते हैं। मनुष्य हर स्थिति और अनुभव से लगातार सीखता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान कुछ ना सीखे। उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, लर्निंग उसकी चलती रहती है, उसको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। ठीक है, तो वो लगातार क्या करता है, सीखता रहता है। बुढ़ापे तक इंसान सीखता रहता है। अगर किसी को ये लगता है ना कि भाई ना मैं मेरे को तो बहुत कुछ आता है, सब कुछ, जिंदगी उसको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं भैया, जिंदगी है, कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। लर्निंग इज क्रिएटिव। लर्निंग क्या है, रचनात्मक है। अधिगम से व्यक्ति की रचनात्मक प्रवृत्ति, क्रिएटिव टेंडेंसी का विकास होता है। व्यक्ति नए विचारों और कार्यों के माध्यम से अधिगम को व्यक्त करता है। जैसे जैसे उसके विचार बनते हैं, जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसके नए विचार बनते हैं, और जो कामों के माध्यम से क्या करता है, अपने अधिगम को व्यक्त करता है, अपनी लर्निंग को बताता है। रचनात्मक अधिगम से नई खोज और नई सोच का विकास होता है। जैसे पहले क्या था कि हमारे पास फोन्स होते थे कीपैड वाले, उसमें छोटे छोटे जो ये बटन होते थे। अब हमारे पास क्या है, टच स्क्रीन है, ठीक है, प्रॉपर। और अब हमारे पास क्या है, और भी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, रोबोटिक है। अभी जैसे कई न्यूज़ चैनल्स है, उन्होंने क्या किया है कि जो एआई से न्यूज़ रीडिंग का काम करवाते हैं। तो ये क्या है, नई नई इनोवेशन होती रहती है। क्योंकि हमने अपने जब से हम पैदा हुए, हमने अपने खुद के जन्म से लेकर अब तक क्या देखा, कीपैड वाला फ़ोन देखा है, टच वाला फ़ोन भी देखा है, और अब जो है एआई को भी देख रहे हैं। कितना जो है इसमें इनोवेशन हुआ है। ठीक है, तो रचनात्मक अधिगम से नई खोज और नई सोच का विकास होता रहता है। लर्निंग की विशेषताओं को अब हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। क्या है, रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या होता है, आपने क्या किया आपके पास कोई फ़ोन है, आपका मान लीजिए पुराना हो गया, 3 साल 4 साल हो चुके। आपने अपने फ्रेंड के हाथ में एक नया फ़ोन देखा, और आपको क्या हुआ कि हाँ मुझे भी ये फ़ोन लेना है। तो उसके फ़ोन को देखकर आपको जो अंदर से इच्छा जागृत हुई, आपकी जो इच्छा हुई, वो क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, और जब आप उसको लेने के लिए जैसे घर वालों से जिद भी करते हैं, घर वाले ना भी दिलवाएं, ज़रूरी तो नहीं है ना दिलवा दें। तो जब घर वाले आप घर वालों से फ़ोन दिलवाने के लिए बोलते हैं या जिद करते हैं, तो वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। मेरे ख्याल से स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स समझ आ गए होंगे। क्या है, अधिगम का अर्थ उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करना है। उसके अकॉर्डिंग जो है अधिगम, अब कैसे कैसे हो सकता है आपका अधिगम। आपने फ़ोन देखा, फ़ोन लेने की जिद की, घर वाले नहीं दिलवा रहे, डांट पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। आपने फ़ोन देखा, वो फ़ोन पुराना हो गया था, आपने नया फ़ोन लेने की जिद करी, जिद नहीं करी, घर वालों को बताया, घर वालों को लगा हाँ भाई बच्चे को नया फ़ोन दिलवा देना चाहिए, हम दिलवा सकते हैं, इसको ज़रूरत है, आपको मिल गया। तो दोनों जगह आपको जो है क्या हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, तो स्टिमुलस और मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स, दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसके अंदर जो लर्निंग हुई, दोनों सिचुएशन में आपको जो लर्निंग मिली वो अलग अलग है। जब कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना, उत्तेजना क्या होती है, प्रश्न होता है, जैसे यहाँ पर हमने फ़ोन को डिस्कस किया था। कोई समस्या होती है या स्थिति होती है। अब आपकी समस्या, प्रश्न, स्थिति क्या है कि उस फ़ोन, जो फ़ोन आपने किसी और के हाथ में देखा, आपके फ्रेंड के हाथ में देखा, उसके प्रति उचित और वांछित प्रतिक्रिया, जैसे उत्तर, हल, व्यवहार। अब आपने ये फ़ोन देख लिया था, आपने नया फ़ोन लेना था, आपके मन में इच्छा होगी या फिर आपको ज़रूरत थी। तो जो आपकी यहाँ पर वो
प्रतिक्रिया होगी, जो जैसे आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, आप घर वालों को बताएंगे कि मुझे क्यों लेना है, किस लिए ज़रूरी है, कितने तक आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसे लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए अभी यहाँ पे कोई एक छोटा बच्चा है, गर्म बर्तन को छूता है और उसका हाथ जल जाता है, तो अगली बार क्या करेगा, बच्चा जो है बर्तन को छूने से बचेगा, या फिर मतलब टच करके देखेगा बड़े आहिस्ता से, जैसे हम देखते हैं ना, हल्का सा टच करके कि गर्म तो नहीं लग रहा। तो ये क्या हो जाएगा, गर्म बर्तन क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस है, और हाथ खींच लेना क्या था, उसका रिस्पॉन्स था। इसका मतलब क्या है, लर्निंग कब होती है, जब व्यक्ति उत्तेजना के प्रति उचित प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं। गर्म बर्तन क्या हो गया था, ये हमारी जो है उत्तेजना थी, और रिस्पॉन्स हमारा क्या था कि उसके प्रति जो है उचित प्रक्रिया देना, मतलब हाथ खींच लेना। ठीक है, चलिए अब क्या है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और इच्छा शक्ति के क्षेत्रों से संबंधित लर्निंग कैसे कैसे होती है। तीन तरह से होती है, एक कॉग्निटिव होती है, एक अफेक्टिव डोमेन होता है लर्निंग का, और एक कॉग्निटिव डोमेन होता है। डोमेन्स को हम बाद में जो है एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये भी पूरा एक जो है इस पर पूरी एक वीडियो बनेगी। अभी यहाँ पर छोटा छोटा कंसेप्ट समझना है, ये शुरुआत है, लर्निंग की फर्स्ट वीडियो है। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, कॉग्निटिव का आपने पढ़ा होगा ना जीन पियाजे में। क्या होता है कॉग्निटिव, हमारे मन से जुड़ा होता है, किससे, हमारे मन से, हमारी भावनाओं से, जो है हमारे मस्तिष्क से, जहाँ पर हमें सोच विचार करना पड़ जाता है, वो क्या होता है, कॉग्निटिव होता है। ज्ञान, समझ और सोच से जुड़ा है कॉग्निटिव, जैसे बच्चा गणित के नियम समझना सीखता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, हमारी भावना और मूल्यों से संबंधित होता है। हमारी भावनाओं और मूल्यों से, हमारी जो इमोशंस होती है, हमारी जो वैल्यूज होती हैं, हम भावनाएं हमारी जैसे लव, एंगर वगैरह होता है, मूल्य हमारे क्या होते हैं, मान लीजिए कि किसी पर गुस्सा करने से जो है सामने वाले का नुकसान हो रहा है, और आपके अंदर क्या है कि भाई नहीं, मेरे गुस्सा होने की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे मूल्य हैं। जैसे बच्चा शिक्षक के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है, बच्चों को होता है ना, अपने टीचर से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे जैसे मतलब कई बार तो माँ बाप से ज़्यादा जो है बच्चे किसके प्रति सम्मान रखते हैं, अपने टीचर के प्रति सम्मान रखते हैं। फिर है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, इच्छा शक्ति का क्षेत्र होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार और इच्छा शक्ति से संबंधित होता है। जैसे बच्चा कठिन प्रश्न को हल करने का प्रयास करता है। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि उनका जो है मैथ्स के प्रति रुझान होता किसी किसी में है। देख कर आप भी हैरान हो जाते हैं ना, हाय ये तो मैथ्स में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, ये मैथ में इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन क्या है कि उसको मज़ा आता है, उसका मन करता है, उसकी इच्छा शक्ति है ये कि उसको जो है ये चीज़ें हल करनी है, उसको मैथ्स के प्रॉब्लम जो है सॉल्व करनी है, उसको मैथ्स के सम करने ही करने हैं। तो ये उसकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। आपको मैथ नहीं आता तो ये भी आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका मन जो है उसको नहीं करना चाहता। आपकी इच्छा शक्ति मैथ के प्रति क्या है, कमज़ोर है। आपकी इच्छा शक्ति जो है मैथ के प्रति क्या है, कमज़ोर है। लर्निंग केवल ज्ञान ही नहीं है, भावना और इच्छाओं से भी जुड़ा होता है। अब है नेक्स्ट, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे पापा हमारे जॉब में होते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। तो ट्रांसफ़र क्या होता है, एक बार सीखी गई चीज़ को दूसरी जगह भी उपयोग में लाना क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो लर्निंग का भी जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसफ़र को इसी वीडियो में। व्यक्ति एक स्थिति में सीखी गई स्किल्स या समाधान को दूसरी स्थिति में लागू कर सकता है, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र। यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या करता है, मोटरसाइकिल चलाना भी जो है वो थोड़ा आराम से सीख लेता है। जिस बच्चे को साइकिल चलानी सीख जाती है वो स्कूटी बाइक वगैरह को जो क्या करता है, आसानी से सीख लेता है। यदि कोई विद्यार्थी गणित में जोड़ घटाव सीखता है, अगर किसी का मैथ अच्छा है तो वो क्या करेगा, बाजार में हिसाब किताब भी अच्छे से बहुत क्विकली जो है वो कर लेगा। तो लर्निंग क्या है, सीमित नहीं है, ये नए संदर्भों में भी लागू होती रहती है, नए जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनमें भी ऐड होती रहती है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है, सीखना एक प्रक्रिया है, चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस है और डायनामिक है। ठीक है, यह व्यक्ति के पूरे जीवन काल में चलती रहती है, ये भी हमने पढ़ लिया। डायनामिक भी है क्योंकि ये कभी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है।
इसके जो है 4 फेजेस होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहला होता है आवश्यकता। लर्निंग कब होती है? तभी होगी ना जब हमें आवश्यकता होगी। अब हमने जो है जॉब लेनी है, और इसके लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सीटेट की ज़रूरत है। उसके लिए हमें एचटेट की ज़रूरत है। तो एचटेट या सीटेट क्लियर करना क्या है? हमारी आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारण। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि सीटेट और एचटेट को हम क्लियर करें। समायोजन, उसे ही के अकॉर्डिंग जो हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम 2 काम छोड़ के अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई यहाँ हमारा काम चल जाएगा, इस काम को ना करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। व्यवहार की स्थिरता। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, जब आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो आपके जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर आप में आ जाता है। आप अपना जो है टॉपिक को रेगुलर करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं आप अपने हर सब्जेक्ट को रेगुलरिटी, एक टाइम के अकॉर्डिंग टाइम देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपके व्यवहार में एक स्थिरता आ जाएगी। और जब आपको स्थिरता आ जाएगी तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है। बच्चा पहले गणित की समस्या को समझता है और फिर उसे हल करने के लिए प्रयास करता है। हल मिलने पर उसको सफलता महसूस होती है ना, तो बाद में ये क्या हो जाता है? उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। एक एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का, कि जैसे आपको 2 की टेबल आई, 3 की टेबल आई, आपने टेबल सीखी, उसी के साथ आपको क्या मिल गया? मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको इसी के साथ जो है क्या करना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा? आपका ज्ञान जो है स्थायी हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको पता है। फिर सीधा जहाँ पर आपने ये देखा वहाँ पे 26 कर दिया, आपने को जो है वो स्थिरता आ जाती है ये बिहेवियर में। नेक्स्ट करेंगे हम फेजेस ऑफ लर्निंग। अभी जो हमने डिस्कस किया था फेजेस ऑफ लर्निंग, क्या होता है? पहले नीड होती है, आवश्यकता होती है, कोई प्रयोजन होता है हमारा जो है अधिगम की प्रक्रिया का पहला चरण आवश्यकता या प्रयोजन है। इसके अंदर किसी कार्य को पूरा करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, और वह शारीरिक और मानसिक रूप से आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आपको प्यास लगी है, अभी एग्जाम्पल भी यही है, अगर किसी को प्यास लगी है तो पानी पीने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या होंगे? आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गोल। गोल कैसे? आवश्यकता से ही जो है आपका लक्ष्य बनेगा। आपको एस्टेट क्लियर करना है तो आपको लगेगा ना कि आपको पढ़ना है, आपको इस चैनल से ये चीज़ें पढ़नी है। जब व्यक्ति को समझ आता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, तो वह उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। जब आपको पता लगता है कि मुझे सीटेट या एस्टेट क्लियर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? दिशांजीय स्टडीज़ पे जाना है, और वहाँ से जो है साइकोलॉजी की क्लासेस देखनी है। तो ये क्या हो गया? आपका एक टू दी पॉइंट आपका जो है टारगेट हो गया, आपका एक गोल हो गया, लक्ष्य हो गया। अधिगम की प्रक्रिया तब तक प्रभावित नहीं होती जब तक व्यक्ति के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य ना हो। जब आपको ये है ही नहीं कि आपको सीटेट एस्टेट क्लियर करना है, तो आपको क्या है? लर्निंग आपकी जो है किसी काम की नहीं है। उदाहरण क्या है? एक छात्र की आवश्यकता अच्छी नौकरी है, तो उसका लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करके परीक्षा को पास करना। नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट, समायोजन क्या होता है? व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वातावरण के अनुसार खुद को समायोजित करना है। अगर आपको सीटेट एस्टेट क्लियर करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करेंगे। अगर आपको पीसीएस या यूपीएससी क्लियर करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कई बार व्यक्ति जो है क्या करता है? प्रयास करता है, और उन बाधाओं को दूर करने के बाद जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसके प्रयास सफल हो जाते हैं, और यदि वह असफल हो जाता है तो उसके प्रयास जो है विफल माने जाते हैं। क्या है कि एक छात्र पढ़ाई के दौरान कठिन विषयों को समझने के लिए विभिन्न रणनीतियों को अपनाता है। आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको जो है मैथ्स का टॉपिक करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। कभी तो सोचते हैं कि बस ऐसे ही जादू हो जाए, मैथ आ जाए, नहीं आएगा। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस से आपको जो है आपका आलस्य जब दूर होगा, तब आपको जो है मैथ समझ आएगा। नेक्स्ट है चेंज। लर्निंग से क्या होता है? जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे जो है अंदर चेंज आता है। अधिगम की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। चेंज स्थायी होता है। जो चेंज आता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है, ठीक है। तो पेपर में जो है ऑप्शन ध्यान रखें, सिर्फ व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं, स्थायी परिवर्तन। क्या? सिर्फ हमारे बिहेवियर में परिवर्तन ही नहीं, क्या होगा उसके साथ? स्थायी परमानेंट परिवर्तन जो होगा। इस परिवर्तन से व्यक्ति के व्यवहार में नई दिशा मिलती है, और यह परिवर्तन व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का हिस्सा बनता है।
व्यक्ति को पुनर्बलन री प्रक्रिया में भी सुधारा जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा जैसे री मैंने करवाया हुआ है, थ्योरी में आया हुआ है री जो वर्ड है। अगर आप बच्चे को जो है शाबाशी देते हैं, अगर बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है तो उसको री होता है, फिर वो और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करता है। एक छात्र ने एक नई भाषा सीखी और अब वह उसे आत्मविश्वास के साथ बोल सकता है। जब आपको इंग्लिश आ जाती है तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आता है और आप इंग्लिश जो है बोलना शुरू कर देते हैं। फिर अपने ग्रुप में भी बैठ के जो है इंग्लिश के वर्ड्स झाड़ते रहते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अब है ट्रांसफ़र। क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हम जो चीज़ें सीखते हैं उनका ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हम अलग अलग अपनी सिचुएशंस में उनको जो है यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। क्या है? जब एक विषय में सीखी गई जानकारी या कौशल दूसरी स्थिति या विषय में जो है यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है। लर्निंग डायनामिक होती है। लर्निंग एक प्रोसेस है और लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है आपको ध्यान रखनी है लर्निंग की। इसका उपयोग शिक्षण और सीखने, टीचिंग और लर्निंग की को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इसे लर्निंग ट्रांजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग ट्रांजिशन भी कहते हैं या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उदाहरण क्या है? टाइपिंग सीखने के बाद कंप्यूटर पर टाइपिंग में आसानी होती है। अभी जैसे आप फ़ोन पर कीबोर्ड, ये आपका कीपैड है, इससे आप टाइप करना सीखते हैं, मैसेज करना सीखते हैं, तो आपको क्या होती है? मेल करने में आसानी होती है। गणित के जोड़ घटा सीखने के बाद क्या होता है? जो रोज़मर्रा के हमारा सब्जी का हिसाब है, हिसाब किताब, जैसे हमारे घर के काम होते हैं ना, सब्जी का हिसाब किताब हो गया, दूध का हिसाब किताब हो गया, और घर में जब मम्मी पापा अनपढ़ हो तो करवाते हैं बच्चों से, तो इन चीज़ों में क्या होता है? मदद मिलती है। अब क्या है? टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम और स्थानांतरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ लर्निंग कैसे कैसे होती है? ये एच टेट और सी टेट में थोड़ा सा इसको जो है चेंज कर दिया जाता है। उसमें एच टेट में क्या होता है? 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एच टेट में ऐसे होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। उसके बाद जो है उसके अलग अलग पॉजिटिव के सब टाइप्स दे देते हैं। बाकी जो टाइप्स होंगे 4, वो पॉजिटिव के अंदर आएंगे एच टेट में। लेकिन सी टेट, KVS, ये जो सारी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्या होता है? ये 7 तरह से होती है। तो देखना, पेपर वाला कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है, नहीं। वो एक एग्जाम्पल देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है या कैसी है। तो वो एग्जाम्पल के माध्यम से जो है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसमें आपको जो है इनमें से टाइप को चूज़ करना होगा। चलिए अब डिटेल में देखते हैं इनको। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? जब एक चीज़ सीखी गई, जो एक चीज़ हमने सीखी है, वो दूसरी में मदद करती है और परफॉर्मेंस को जो है हमारी बेहतर करती है, उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। इसमें क्या होगा? एक चीज़ जो है दूसरे में ऐड करेगी। हमारा पहले वाला ज्ञान, इस पहले वाले ज्ञान में जो है दूसरा ज्ञान ऐड होता है। हमारी जो नॉलेज होती है वो पहले वाली नॉलेज में ऐड हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। वही तो चीज़ होती है ना पॉजिटिव, जो एक दूसरे में ऐड हो जाए। इसमें सीखने की पहली स्थिति दूसरी स्थिति को सहायक बनाती है और सीखने की प्रक्रिया में जो है इम्प्रूवमेंट होती है। हमारे इस प्रोसेस में क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे टाइपिंग का ही है। अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग में आसानी होती है। आप अपने फ़ोन से टाइप करके देखना, हिंदी वाला सेक्शन थोड़ी सी मुश्किल तो होगी, लेकिन प्रैक्टिस से जो है वो सीखने में आसान हो जाएगी। उससे पहले आप क्या सीखते हैं? अपने फ़ोन की जो आपका कीपैड होता है, उससे आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखते हैं। एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल खेलने की स्किल को क्रिकेट में मदद मिलती है। कैसे? फुटबॉल में दौड़ना बहुत पड़ता है, तो क्रिकेट में जो है वो रन बनाने में मदद करती है। गणित के नियम समझने के बाद विज्ञान के सवाल हल करने में सहायता मिलती है। जब हमें मैथ आता है तो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व जो है आसानी से कर लेते हैं। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र को की 2 टाइप हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र की 2 टाइप हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आगे दी हुई है, एक्सप्लेन करी हुई है, तो आगे ही पढ़ेंगे इनको। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? जब एक जानकारी जो हम एक चीज़ को सीखते हैं और दूसरी में वो क्या करती है? इम्पैक्ट डालती है, उसको जो करने से रोकती है, तो उसको क्या है? प्रदर्शन को हमारे को ख़राब करती है। नेगेटिव का मतलब ख़त्म करना नहीं है। एक जानकारी हमारी दूसरी जानकारी में जब बाधा डाले तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें क्या है? इसमें पहले सीखे गए ज्ञान दूसरी स्थिति में जो है गलत या भ्रम पैदा कर देते हैं।
मुझे बहुत होती है गलती या भ्रम। मैं जो है कहीं पर भी किसी भी साइंस के रूल को, जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो साइंस के किसी भी रूल को किसी भी सब्जेक्ट में घुसा देती हूँ, वहीं जो है मेरा ये थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। इससे सीखने की प्रक्रिया में रुकावट होती है। कई बार क्वेश्चंस कट जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं मेरे एग्ज़ाम्स में। जैसे अंग्रेजी टाइपिंग करने के बाद, इंग्लिश की टाइपिंग के बाद हिंदी टाइपिंग करने में गलती हो ना, आप अपने फ़ोन से हिंदी टाइप करके देखना, अपने जो क्वालिटी कीपैड है उससे, तो पता चलेगा कैसे होती है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, मैं कई बार जैसे कीपैड से ट्राई करती हूँ वाई गोट्स की लिखना। हम जैसे इंग्लिश में के वाई लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो जो इंग्लिश वाली स्पेलिंग है वो हिंदी में वाई गोट्स की को लिखती नहीं है। एक विज्ञान के क्षेत्र का कला के विषय में खराब प्रदर्शन होना। या कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक भाषा के व्याकरण के नियम दूसरी भाषा में गलत तरीके से लागू करना। कई बार क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश और हिंदी की जो ग्रामर होती है ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में सेम होती हैं, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर को हम कहाँ करते हैं, हिंदी में डाल देते हैं। तो जो हम ज़बरदस्ती ये घुसा देते हैं ना, इससे क्या होता है, गलती हो जाती है। नेगेटिव ट्रांसफ़र भी दो तरह की होती है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, जैसे आप अपने फ़ोन को जूम करके देखते हैं ना, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब एक विषय का कौशल दूसरे विषय से संबंधित विषय में जो है, उससे संबंधित विषय में क्या हो, उपयोगी साबित हो, तो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यह समान स्तर के विषयों या कौशल के बीच होती है। जैसे आपने आर्ट्स ली है, आपके पास ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, तो जो है कुछ चीज़ें क्या होंगी, जैसे हमारे पास ज्योग्राफी होती है, तो ज्योग्राफी में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के नियम लागू हो जाते हैं बहुत बार नहीं होते ही हैं, क्योंकि ये भी एक साइंस का पार्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के रूल लागू होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है बढ़ावा देते हैं। तो एक चीज़ का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो वो इम्प्रूवमेंट देता है। यह समान स्तर के विषयों या कौशल के बीच होती है, इसमें एक ही स्तर पर अधिगम जो है होता है, लर्निंग का ट्रांसफ़र एक ही स्तर पर होता है। जैसे सेकंड क्लास का बच्चा है, वो क्या करता है, 2+4 6, 3+3 6, और उसके बाद 4+2 6। तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लर्निंग है। या फिर मतलब इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे 4+7, वो सिर्फ इसमें जो है ऐड के सम सीख रहा है, सिर्फ जमा जमा करने के ही सवाल सीख रहा है, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। उसने सिर्फ जमा घटा के सवाल सीखे, इससे जो है उसको मल्टीप्लाई उसने करना नहीं सीखा, तो ये जमा घटा सीखना क्या है, हॉरिजॉन्टल है। किसी व्यक्ति ने अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखा है तो स्कूटर चलाना उसके लिए आसान हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लर्निंग है। अगर कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसे बैडमिंटन खेलने में आसानी हो सकती है। हिंदी का टाइपिंग ज्ञान इंग्लिश टाइपिंग सीखने में मदद कर सकता है। टाइपिंग का ज्ञान तो है ही। ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ठीक है। दो तरह का हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। सकारात्मक क्या है, गणित में अच्छी पकड़ का, विज्ञान के सवाल हल करने में, अभी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। और नकारात्मक क्या है कि अगर कोई हिंदी व्याकरण के नियमों को इंग्लिश में भी लागू करने की कोशिश कर दे, जिससे और गलती हो जाए, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब है वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है, वैसे तो वर्टिकल जैसे लाइन होती है, हम ऐसे खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन लर्निंग में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ तरफ पहले हम क्या सीखते हैं, बेसिक्स सीखते हैं, उसके बाद हम एडवांस सीखते हैं। तो ये क्या है, वर्टिकल ट्रांसफ़र। जब एक विषय या कौशल का ज्ञान उच्च स्तर के विषय या कौशल के लिए सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र। इसमें सीखने की जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, नीचे से ऊपर होता है, ऐसे पहले यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, लोअर टू हाई लेवल होता है। अधिगम में क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोग्रेस होती है। पहले सीक्वेंशियल कैसे होगा वर्टिकल में, पहले बच्चा जो है काउंटिंग सीखेगा, उसके बाद टेबल सीखेगा, उसके बाद वो ऐड के सम सीखेगा, फिर घटा के सम सीखेगा, सब्ट्रैक्ट के, उसके बाद मल्टीप्लाई के, उसके बाद डिवाइड के। तो ये क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेस जो होगी वो क्या होगी, सीक्वेंशियल प्रोग्रेस होगी। एग्जाम्पल देखिए इसके, जोड़ घटा सीखने के बाद क्या करेगा बच्चा, गुणा और भाग करना सीखेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेगा। छोटे अक्षरों
पहले स्मॉल लेटर को पहचानेगा, बड़े अक्षरों को पहचानना, पहले जो है कैपिटल लेटर बताएंगे हम बच्चों को, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर बताते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सीखने के बाद एडवांस प्रोग्राम सीखते हैं। पहले कंप्यूटर भी तो ऐसे ही सीखते हैं, पहले बेसिक सिखाएंगे उसके बाद एडवांस सिखाएंगे, B to A। वर्टिकल ट्रांसफर भी दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। बेसिक अंग्रेजी सीखने के बाद एडवांस लेवल पर इंग्लिश स्पोकन सीखना, वो क्या है, सकारात्मक है। नकारात्मक, अगर बेसिक गणित के मैथ जो हैं, मैथ का हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है, हमें जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता, हम उनको वही कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, तो जो एडवांस मैथ है उसको सीखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है लेटरल ट्रांसफर, पार्श्व स्थानांतरण। क्या होता है ये, एक विषय या कौशल का ज्ञान समान स्तर के दूसरे कौशल के अधिगम में सहायक होता है, इसे लेटरल ट्रांसफर कहते हैं। किसी एक सब्जेक्ट का ज्ञान जो है दूसरे सब्जेक्ट के उसमें समान स्तर के दूसरे कौशल में, अभी ऊपर भी बताया था ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा ही, तो हॉरिजॉन्टल जैसा ही है लेटरल भी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसमें एक ही स्तर पर स्थानांतरण होता है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना जानता है तो उसे संस्कृत के अक्षर लिखने में आसानी होगी। ऐसे ही जो है आप देखना, इसमें अगर किसी इंसान को क्या है, मान लीजिए आपको हिंदी लिखनी आती है, आपको ए आ ये दोनों चीज़ें आती हैं लिखने, और फिर उसके बाद जो आपका मन हुआ संस्कृत सीखनी है, भाई जिसको हिंदी लिखनी आती है उसके लिए संस्कृत आसान है, क्योंकि हिंदी भी तो देवनागरी लिपि में है और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में है, तो अक्षरों की बनावट जो है एक जैसी है, तो उसके लिए आसान है। जिसको हिंदी आती है उसके लिए संस्कृत लिखनी आसान है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पियानो बजाना जानता है तो उसे कीबोर्ड बजाना आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैडमिंटन खेलना आसान है तो उसे टेनिस खेलने में आसानी हो सकती है, क्योंकि सेम सेम जैसा हो गया ना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है बायलेटरल। बायलेटरल क्या होता है, हमारे शरीर के अंगों से ये जुड़ा होता है। क्या होता है, एक अंग से प्राप्त दक्षता दूसरे अंग पर प्रभाव डालती है, उसे क्या कहते हैं, बायलेटरल। शरीर के एक भाग का कौशल दूसरे भाग के कौशल को प्रभावित करता है। हमारे जो लेफ्ट राइट हिस्से होते हैं, अगर कोई राइट हाथ से काम करता है तो उसका लेफ्ट थोड़ा कम करता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से सीख लेता है। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना जानता है तो उसे बाएं हाथ से लिखने में भी आसानी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति दाएं पैर से फुटबॉल खेलता है तो उसे बाएं पैर से खेलने में भी आसानी होगी। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उनको मतलब लेफ्ट राइट दोनों हिस्सों से सीखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति एक हाथ से तीरंदाजी करता है तो दूसरे हाथ से भी कोशिश करना उसका आसान हो सकता है। नेक्स्ट है जीरो ट्रांसफ़र। जीरो ट्रांसफ़र क्या होता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, होते हैं ना, बोलते हैं ना चिकना गड़ा, तो ये वाला जो है जीरो ट्रांसफ़र, ये वही है चिकना गड़ा, इस पर कोई असर नहीं है। हमने A फॉर एप्पल सीखा या फिर हमने 1 2 सीखा, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो पाना क्या हो जाएगा, जीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि ऐसा है नहीं, मतलब A का 1 से रिलेशन है। क्या है इसमें, एक कौशल का जो है दूसरे कौशल पर प्रभाव ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं, हम जीरो ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसमें पहले से प्राप्त ज्ञान का ना तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल से देखो, यदि कोई व्यक्ति बैडमिंटन खेलना जानता है तो उसका क्रिकेट के प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको क्रिकेट अलग से सीखना पड़ेगा, अलग से उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति गणित में अच्छा है तो इसका डांस सीखने में कोई प्रभाव नहीं होगा। डांस में ऐसा तो है नहीं उसको टेबल सुनानी है या फिर ऐड या सम करना है या फिर मल्टीप्लाई करके दिखानी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो हमारा मैथ सब्जेक्ट होगा वो अलग है और डांस का सब्जेक्ट अलग है। एक क्रिकेट की बैटिंग स्किल का फुटबॉल खेलने पर कोई असर नहीं होता। बैटिंग अलग चीज़ है और फुटबॉल खेलना अलग चीज़ है। ये है कि जो प्रैक्टिसेस होती हैं रनिंग वगैरह की, वो चीज़ें मैं जैसे ऊपर आपको समझा चुके हैं कि भाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो सकता है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ये एक ज़ीरो जो है ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि क्रिकेट की बैटिंग का फुटबॉल खेलने से कोई असर नहीं होगा। तो आज की वीडियो में ये इतना कुछ था, बहुत ज़्यादा था। कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।